बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन, उसने हमने पढ़ा था कि जैसा कि मिट्रल वाल्व में क्या क्या पैथोलॉजीज़ आती है जिसकी वजह से मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन होती है और जिसकी वजह से लेफ़्ट वेंट्रिकल से लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड जो है रिगर्जिटेट करता है, और वो सारे हमने काज पढ़े थे। तो उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है वो मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस है। मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन का तो आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा, जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था कि कुछ ड्रग्स होती हैं जिनके यूज़ से मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन हो सकती है, जो कि मिट्रल वाल्व को डैमेज करा सकती है, जो कि एनुलर स्ट्रिंग, कॉर्डाई, टेंडनी, पेपिलरी मसल्स, इनके डैमेज होने से भी मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन हो सकती है। उसके बाद हमने मार्फिन सिंड्रोम पढ़ा था, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर होता है, और ये भी जब कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होगा तो इससे भी मिट्रल वाल्व जो है वो डैमेज हो सकता है और उसकी ओपनिंग जो है वो एबनॉर्मल हो सकती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एंडोकार्डाइटिस अगर हो जाता है पेशेंट को तो उसकी वजह से भी हार्ट के वाल्व्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं, उसकी वजह से भी मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन हो सकती है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि अगर किसी को लेफ़्ट वेंट्रिकल हार्ट फेलियर हो जाता है तो उसकी वजह से भी मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन हो सकती है। फिर उसके बाद हमने काज जो देखे थे उसमें पेशेंट को हार्ट फेलियर हो रहा था, चेस्ट पेन हो रही थी पेशेंट को। उसके बाद पेशेंट को जो है वो एसाइटिस हो रहा था, एब्डोमिनल एडीमा हो रहा था, उसके बाद पिटिड एडीमा हो रहा था पेशेंट को, उसके बाद पल्मोनरी एडीमा हो रहा था पेशेंट को। उसके बाद जो हमने एक साइन सिम्टम्स पढ़ा था उसके अंदर पेशेंट को जुगुलर वेनस डिस्टेंडेड होती थी, उसकी जुगुलर वेन्स जो है वो डिस्टेंड कर जाती थी। उसके बाद जो हमने इसकी मेडिकेशन में पढ़ा था, हम पेशेंट को बीटा ब्लॉकर देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं ताकि इसकी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल हो सके, इसका अरिथमिया जो है वो नॉर्मल हो सके। उसके बाद हमने जो पेशेंट को डाइजॉक्सिन ड्रग्स भी देते होते हैं, वो भी इसीलिए देते होते हैं अगर तो पेशेंट को किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन हुई है तो फिर हम एंटीबायोटिक्स देते होते हैं। तो ये तो सारा था मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन का ओवरव्यू। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस होगा। मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस हमें वर्ड से ही पता चल रहा है, स्टेनोसिस किसी चीज़ के नैरो हो जाने को स्टेनोसिस कहते होते हैं। इसके वर्ड से हमें पता चल रहा है कि किसी चीज़ के नैरो हो जाने को स्टेनोसिस कहते होते हैं। तो इधर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मिट्रल वाल्व की स्टेनोसिस अगर हो जाती है तो पेशेंट की बॉडी में क्या क्या पैथोलॉजी आएगी और हमें क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। हम इस वीडियो में सबसे पहले हम मिट्रल वाल्व्स की हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम इसकी पैथोलॉजी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जब पैथोलॉजी हम पढ़ लेंगे फिर हम इसके कॉज देखेंगे कि किन कॉज की वजह से इसकी पैथोलॉजी आती है। आया कि ये मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस तो हो गई है मगर इसके पीछे क्या रीज़न है जिस वजह से ये स्टेनोसिस आई है। उसके बाद हम जब काजिस पढ़ लेंगे फिर हम इसके बाद देखेंगे कि ये स्टेनोसिस भी होगी, हमने काजिस भी देख लिए। अब पेशेंट की बॉडी में हमें साइन और सिम्टम्स देखने को क्या मिलेंगे, पेशेंट हॉस्पिटल में हमारे पास किस सिचुएशन में आएगा और पेशेंट का लाइफस्टाइल क्या होगा इस डिजीज़ में। उसके बाद जब हम ये देख लेंगे, जब हमने काज देख ले, साइन एंड सिम्टम्स देख ले, फिर जो हमने डायग्नोज करना होता है, इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, वो देखेंगे कि हम इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाते होते हैं। और इन्वेस्टिगेशन के बाद लास्ट चीज़ जो हम वो पढ़ेंगे वो ट्रीटमेंट होगा कि हम इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं आके। ये था सारा ओवरव्यू मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस का। अब हम मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस को शुरू करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे हार्ट में सुपीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा होती है, सुपीरियर वेना केवा जो कि हेड और नेक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है होती है, और ये इन्फीरियर वेना केवा होती है, इसके अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इन दोनों के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम के अंदर आता है। जब राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आएगा, राइट एट्रियम के अंदर डायस्टोलिक फेज में फीलिंग होगी तो राइट एट्रियम के अंदर ब्लड का प्रेशर इंक्रीज़ होगा। जब राइट एट्रियम में ब्लड का प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो राइट एट्रियम के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस जनरेट होंगी। तो जब इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस जनरेट होंगी तो हमारे इधर राइट एट्रियम और राइट
वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व होता है जिसको हम टीवी वाल्व कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इस ट्राइकस्पिड वाल्व के 3 कस्प होते हैं, 3 लीफलेट्स होते हैं। जब राइट एट्रियम के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये वाल्व ओपन हो जाता है और राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है और राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड की फीलिंग होती है, इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है। जब इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो राइट वेंट्रिकल में जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ये क्लोज़ हो जाएगा। क्योंकि ये क्लोज़ इसलिए होगा ताकि जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो पल्मोनरी आर्टरी में जब ब्लड जाए तो ब्लड रीगर्जिटेट करके राइट एट्रियम में वापस ना चला जाए। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आएगा। पल्मोनरी आर्टरीज जो कि 2 होती है, एक राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है और एक लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है। राइट पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये राइट लंग्स में ब्लड देती है और लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो लेफ़्ट लंग्स में ब्लड देती है। ये हमारे पास उसके बाद जब लंग्स में ब्लड आ गया, लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया तो यहाँ पे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज करवाते होते हैं। जब ब्लड लंग्स ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करना होता है। जब ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ब्लड कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ से पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए, जो कि पल्मोनरी वेन्स 4 होती है, तो पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए ब्लड जो है वो लेफ़्ट एट्रियम में जाता है। जब लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड जाएगा, फील होगा, तो लेफ़्ट एट्रियम का प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब लेफ़्ट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो लेफ़्ट एट्रियम के अंदर इम्पल्सिस जनरेट होंगी। जब इम्पल्सिस जनरेट होंगी तो इसके अंदर मिट्रल वाल्व जो है वो ओपन हो जाएगा। मिट्रल वाल्व ओपन होगा तो ब्लड जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। जब लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा तो ये इधर फीलिंग होगी लेफ़्ट वेंट्रिकल में, तो इधर ब्लड का प्रेशर इंक्रीज़ होगा। जब ब्लड का प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ये मिट्रल वाल्व क्लोज़ हो जाता है ताकि जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो ये जो ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में आया ये रीगर्जिटेट करके बैक फ्लो करके लेफ़्ट एट्रियम में ना चला जाए। फिर हमारे एओर्टा और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व होता है जिसको हम एओर्टिक वाल्व कहते हैं। जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये एओर्टिक वाल्व जो होता है ये ओपन हो जाता है। इसको हम एओर्टिक वाल्व कहते होते हैं। ये एओर्टिक वाल्व जो है ये ओपन हो जाता है और एओर्टा में ब्लड चला जाता है। तो फिर जब एओर्टा में ब्लड ड्रेन कर देता है लेफ़्ट वेंट्रिकल तो फिर ये एओर्टिक वाल्व जो है ये क्लोज़ हो जाता है। जब एओर्टिक वाल्व क्लोज हो जाता है तो एओर्टा से फिर हमारी बॉडी में ये ब्लड जाता है एओर्टा के ज़रिए। एओर्टा जो है ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट वेसल्स है। एक एओर्टा और एक पल्मोनरी आर्टरी ये लार्जेस्ट वेसल्स होती है हमारे एओर्टा की। इनकी कुछ डिजीज़ होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। एओर्टा को आर्कुटेशन होती है, उसके बाद लार्ज वेसल्स जो होती है वस्कुलाइटिस होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। मगर हमने इधर जो पढ़ना है वो हमारा आज का टॉपिक है मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस। अब वो कहता है कि मिट्रल वाल्व की जो नॉर्मल ओपनिंग होती है वो 4 से 6 सेंटीमीटर होती है। जब लेफ़्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और लेफ़्ट मिट्रल वाल्व ओपन होता है, इसकी नॉर्मल ओपनिंग जो होती है वो 4 से 6 सेंटीमीटर तक होती है। अगर तो इसकी ओपनिंग 4 से कम हो जाती है तो मतलब ये है कि मिट्रल वाल्व में स्टेनोसिस आ रही है, मिट्रल वाल्व में स्टेनोसिस हो गई है, जिसकी वजह से जब स्टेनोसिस होगी तो मिट्रल वाल्व में तो लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम जाएगा। जब लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम जाएगा तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड जो है एओर्टा में कम जाएगा। एओर्टा में कम जाएगा तो हमारी बॉडी को कम मिलेगा। जब बॉडी को कम मिलेगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा। कार्डियक आउटपुट वो चीज़ होती है, कार्डियक आउटपुट वो चीज़ होती है जो हार्ट 1 मिनट में ब्लड को इजेक्ट करता है, बॉडी में एओर्टा में ब्लड को इजेक्ट करता है। कार्डियक आउटपुट वो चीज़ होती है जो हार्ट 1 मिनट में ब्लड इजेक्ट करता है वेंट्रिकल से, इसको कार्डियक आउटपुट कहते होते हैं।
अब जब कार्डियक आउटपुट कम होगी, नॉर्मली तो कार्डियक आउटपुट जो होती है वो 5 लीटर होती है 1 मिनट में हमारे हार्ट की, जो हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को इजेक्ट करता है। अब जब इसके लेफ्ट मिट्रल वाल्व की स्टेनोसिस हुई पड़ी है तो कार्डियक आउटपुट कम होगी। जब कार्डियक आउटपुट कम होगी मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल नॉर्मली 5 लीटर होती है तो इस पेशेंट में जो है वो 3 लीटर होगी। 3 लीटर तो बॉडी की रिक्वायरमेंट को नहीं पूरा करेगी, तो इस बंदे में फिर सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि जब कार्डियक आउटपुट कम होगी, ब्लड कम मिलेगा, तो जब ब्लड कम मिलेगा तो बॉडी के टिश्यूज़ को ऑक्सीजन कम मिलेगी। ऑक्सीजन कम मिलेगी तो पेशेंट को जो है फटीक होगी, पेशेंट को डिजीनेस होगी। जब ब्रेन को ब्लड कम मिलेगा तो डिजीनेस होगी, फटीक होगी, उसके बाद वर्टिगो पेशेंट में आएंगे। ये सारे सिम्टम्स आते होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके क्या काजेज़ हो सकते हैं। अब हम इसके काजेज़ पढ़ने लगे हैं। ये तो था ओवरव्यू इसका। हमने एक एक करके इसका काजेज़ पढ़ना है। फर्स्ट जो इसका काज आता है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ आता है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसके अंदर पेशेंट को रूमेटिक फीवर होता है। आपने नाम सुना होगा रूमेटिक फीवर। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ ऐसी डिजीज़ को कहते हैं जिसमें अपना ही बॉडी का इम्यून सिस्टम एबनॉर्मली रिएक्ट करता है और बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करा देता है। ऐसी डिजीज़ को ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। इस डिज़ीज़ के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस बी हीमोलाइटिक बैक्टीरिया जो होता है वो इन्फेक्शन करवाता है। फॉर एग्जांपल वो इन्फेक्शन करवाता है और सोर थ्रोट का इन्फेक्शन करवाता है। उसके ख़िलाफ़ हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस ए हीमोलाइटिक बैक्टीरिया होता है। ये सोर थ्रोट का इन्फेक्शन करवाता है। आपके पास जो पेशेंट आएगा वो पहले इसकी कंप्लेन होगी कि डॉक्टर साहब मुझे ना 2-3 दिन से पहले सोर थ्रोट था, मुझे गले का इन्फेक्शन था, बाद में मुझे जॉइंट्स पेन होने लग गई, बाद में मेरी स्किन पे रेड रैशेस बन गए। उसके बाद पेशेंट की जो फिज़िकल एग्जामिनेशन आप करेंगे तो पेशेंट के अंदर शर्की हैंड होंगे। फॉर एग्जांपल उसकी एबनॉर्मल मूवमेंट होगी, क्यों वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे। और उसके बाद उसके हार्ट को भी डैमेज किया होगा। वो कैसे होता है ये मैं बताऊंगा, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस ए हीमोलाइटिक बैक्टीरिया जो होता है ये सोर थ्रोट इन्फेक्शन करवाता है और हमारा इम्यून सिस्टम इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। और 97% लोगों में तो वो एंटीबॉडी जाके इस बैक्टीरिया को किल कर देती है। इस बैक्टीरिया की सेल की सरफेस के ऊपर एम प्रोटीन होती है। वो एंटीबॉडी क्या करती है, इसकी सेल सरफेस के ऊपर जाकर उस एम प्रोटीन को किल करती है, उसको टारगेट करती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये बैक्टीरिया की सेल सरफेस है और यहाँ पे इसकी सेल सरफेस के ऊपर एम प्रोटीन होती है। ये हमारा इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। जब ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन करवाता है, ये एंटीबॉडी जाकर इसके ऊपर अफेक्ट करती है और इसे किल कर देती है। 97% लोगों में तो ये काम ऐसे होता है, मगर 3% लोगों में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, ये एम प्रोटीन हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में पाई जाती है। ये एम प्रोटीन्स जो होती है ये हार्ट में पाई जाती है, उसके बाद ये ब्रेन में पाई जाती है, उसके बाद ये जॉइंट में भी पाई जाती है, स्किन में भी एम प्रोटीन पाई जाती है। अब 3% लोगों में क्या होता है कि जब ये बैक्टीरिया आके इन्फेक्शन करवाता है, बॉडी के ऊपर अटैक करता है, तो ये इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है और ये एंटीबॉडी एबनॉर्मली रिएक्ट करती है। वो
बजाय इस बैक्टीरिया के एम प्रोटीन को किल करने के, वो एबनॉर्मली जाके हार्ट की एम प्रोटीन को जाके अफेक्ट कर देती है, उसको डैमेज कर देती है। जब उसको डैमेज करेगी तो हार्ट की इन्फ्लेमेशन करवाएगी ये। तो ये किस वजह से हुआ? अपने ही एंटीबॉडी ने जाके काम ख़राब कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होता है ना कि आपने एक मुलाजम रखा हुआ है, रात का अंधेरा है और चोर आते हैं, उधर से चोर आ रहे, इधर से घर वालों ने भी शोर मचा दिया। अब चोर और घर वाले मिक्स हो गए। अब जो आपने मुलाजम रखा हुआ वो तो अब परेशान हो गया, वो क्या करे? उसने तो चोर को मारना है। वो जब फायर करेगा तो अनफॉर्चुनेटली अगर फायर घर वालों को लग गया तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो घर वालों का हुआ। तो वो किसने करवाया? वो तो अपने ही मुलाजिम ने करवा दिया। तो यही काम इधर इम्यून सिस्टम कर रहा होता है, वो हार्ट की एम प्रोटीन को जाके अफेक्ट करता है और हार्ट की इन्फ्लेमेशन करवा देता है। उसके बाद हार्ट की लेयर्स की इन्फ्लेमेशन करवाता है। सबसे पहले ये जो इन्फ्लेमेशन करवाता है वो हार्ट की एंडोकार्डियम लेयर की इन्फ्लेमेशन करवाता है। उसके बाद ये ब्रेन में एम प्रोटीन होती है, उनको जाके अफेक्ट करता है और पेशेंट के अंदर जो है वो एबनॉर्मल मूवमेंट आती है, पेशेंट के अंदर शर्की जैकी मूवमेंट आती है। उसके बाद जब ये जॉइंट्स में जाएगा तो जॉइंट्स पे एम प्रोटीन्स को टारगेट करेगा तो जॉइंट्स में आर्थ्रल्जिया आएगा और ये जॉइंट्स में माइग्रेट आर्थ्रल्जिया होता है। फॉर एग्जांपल एक जॉइंट में ये 1 से 2 दिन टारगेट करेगा, फिर उधर से माइग्रेट करेगा और दूसरे जॉइंट्स में जाकर उसकी एम प्रोटीन्स को डैमेज करेगा। इसी तरह जब ये स्किन में एम प्रोटीन्स को डैमेज करता है तो पेशेंट की स्किन के ऊपर रेड रैशेस बनते हैं, जिसको एरिथीमा मार्जिनेटम कहते होते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। अब पेशेंट आपके पास रूमेटिक फीवर का कैसे आता है? पेशेंट कहेगा कि मुझे डॉक्टर साहब 2 से 3 दिन पहले सोर थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बी ए हीमोलाइटिक बैक्टीरिया करवाता होता है। उसके बाद मुझे चेस्ट पेन होती है, मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी हार्ट बीट तेज़ है, मेरा हार्ट बीट एबनॉर्मल है, पल्पेबल हार्ट बीट है। पल्पेबल हार्ट बीट उसको कहते हैं कि जैसे पेशेंट खुद फील कर सकता है कि मेरी हार्ट बीट एबनॉर्मल है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और जब पेशेंट को आप फिज़िकल एग्जामिन करेंगे तो पेशेंट के हाथ जो है वो लड़खड़ाते होंगे, पेशेंट के हाथ जर्की होंगे। उसके बाद जब आप उसकी स्किन को देखेंगे तो स्किन के ऊपर नड्यूल्स बने होंगे, रेड नड्यूल्स बने होंगे, रेड स्पॉट्स बने होंगे। और वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरे सारे जोड़ों में दर्दें होती हैं, मेरे जॉइंट्स पेन होती है। कभी कहेगा कि मेरे ये जॉइंट्स में पेन होती है, कभी कहेगा कि ये जॉइंट्स में पेन होती है। तो फिर आप उसके लिए टेस्ट करते होते हैं, वो हमारा एक अलहदा टॉपिक है रूमेटिक फीवर। ये तो अब मैंने ओवरव्यू बता दिया क्योंकि इसके काज के अंदर आ रहा था मिट्रल वाल्व की स्टेनोसिस के अंदर। मेन पॉइंट तो हमारा ये है कि एम प्रोटीन्स को जो रूमेटिक फीवर जाके हार्ट में डैमेज करता है तो हार्ट की लेयर्स की इन्फ्लेमेशन करवाता है। सबसे पहले जो ये ब्लड के थ्रू ये बैक्टीरिया जाता है तो ये हार्ट की इनर लेयर की डैमेजिंग करवाता है, एंडोकार्डियम की। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो जब इसकी इन्फ्लेमेशन होगी तो हमें पता है कि एंडोकार्डियम वो लेयर है जो कि हमारे हार्ट के, ये देखें, ये एंडोकार्डियम होती है जो कि हार्ट के वाल्व को लाइन कर रही होती है ऐसे। तो जब एंडोकार्डियम लेयर की इन्फ्लेमेशन होगी तो ये हार्ट वाल्व की भी इन्फ्लेमेशन होगी। जब वाल्व की इन्फ्लेमेशन होगी तो इसके स्ट्रक्चर्स के अंदर एबनॉर्मेलिटी आ गई, इसकी जो है फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, ये कार्ड होगा, इसकी थिकनेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इसके अंदर स्टेनोसिस होगी। नॉर्मली तो मिट्रल वाल्व की जो नॉर्मल ओपनिंग होती है वो 4 से 6 सेंटीमीटर होती है। तो ये एक इसका काज था मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस के अंदर जो हमने पढ़ा। दूसरा इसका जो काज होता है, वो कैल्सिफिकेशन होता है। कैल्सिफिकेशन का क्या मतलब है? ये बहुत लेट स्टेजेस में ये जाके होता है, इतनी जल्दी कैल्शियम जो है वो डिपोजिशन नहीं होती। कैल्सिफिकेशन ये होता है कि मिट्रल वाल्व में कैल्सिफिकेशन मतलब ये है कि कैल्शियम की डिपोजिशन होती रहती है। जब कैल्शियम की डिपोजिशन होगी तो मिट्रल वाल्व जो है वो हार्ड हो जाएगा, वो स्टिफ हो जाएगा। जब वो स्टिफ होगा तो उसकी स्टेनोसिस होगी, उसका एरिया जो है वो कम हो जाएगा इसकी डिपोजिशन की वजह से, और पेशेंट के अंदर मिट्रल स्टेनोसिस होगी। दूसरा काज इसका ये होता है। और तीसरा जो इसका काज होता है वो होता है एंडोकार्डाइटिस।
एंडोकार्डाइटिस कहते हैं एंडोकार्डियम लेयर की इन्फ्लेमेशन हो जाना। ये एंडोकार्डाइटिस में 95% जो हार्ट का वाल्व डैमेज होता है वो मिट्रल वाल्व को ये डैमेज करती है। 95% ये एंडोकार्डियम जो होती है ये मिट्रल वाल्व को अफेक्ट करती है। तो जब 95% ये मिट्रल वाल्व को अफेक्ट कर रही है तो मिट्रल वाल्व को जब अफेक्ट करेगी तो मिट्रल वाल्व की ये स्टेनोसिस करवाएगी, उसको थिक करवाएगी। ये जो एंडोकार्डाइटिस करवाता है वो बैक्टीरिया होता है जो नेचुरल नेटिव वाल्व के अंदर एंडोकार्डाइटिस करवाता है, वो स्ट्रेप्टोकोकस यूरियस बैक्टीरिया होता है। वो एंडोकार्डाइटिस करवाता है, वो ब्लड के थ्रू हार्ट के अंदर आता है और हार्ट की एंडोकार्डियम लेयर की डैमेजिंग करवा देता है, इसकी इन्फ्लेमेशन करवा देता होता है। जो फोर्थ काज इसका आ जाता होता है वो कंजेनिटली आ जाता है। कंजेनिटल डिफेक्ट, फॉर एग्जांपल बाय बर्थ कुछ बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर मिट्रल वाल्व की बाय बर्थ ही एबनॉर्मेलिटी होती है, उनके अंदर मिट्रल वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो बाय बर्थ ही एबनॉर्मल होती है, उनके अंदर मिट्रल वाल्व का एरिया कम होता है, तो ये बाय बर्थ होता है, इसको कंजेनिटल डिफेक्ट कहते होते हैं। मिट्रल स्टीनोसिस जो है ये एक वल्वुलर हार्ट डिजीज़ है। वल्वुलर हार्ट डिजीज़ ऐसी डिजीज़ को कहते हैं जिसमें हार्ट के वाल्व में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, कोई पैथोलॉजी आ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट के वाल्व जो है वो अपना एबनॉर्मल काम करना ख़त्म कर देते होते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ सिम्टम्स आते हैं बॉडी में, तो इसको वल्वुलर हार्ट डिजीज़ कहते होते हैं। अब हम देखेंगे कि पेशेंट के अंदर साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। अब ये तो हमने काज इसके पढ़ लिए, इसके काज एंडोकार्डाइटिस पढ़ लिया, काल्सिफिकेशन पढ़ लिया, कंजेनिटल डिफेक्ट पढ़ लिया, उसके बाद रूमेटिक हार्ट फीवर पढ़ लिया। अब हम इसके काजेज़ देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको इसके अंदर जो पहला काज मिलता है वो मिट्रल वाल्व स्टीनोसिस के अंदर आपको लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रोफी मिलती है। फॉर एग्जांपल जब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जब लेफ्ट एट्रियम में मिट्रल वाल्व स्टीनोसिस हुई पर ये लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रहा है मगर वो ब्लड को आगे इजेक्ट नहीं कर पा रहा, तो जब ब्लड उनके अंदर ही रहेगा रिमेन, तो उसके अंदर जब रहेगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज़ होंगे। जब नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज़ होंगे तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होंगे तो वाल्व का साइज़ बढ़ेगा, जिसे हम हाइपरट्रोफी कहते होते हैं। एक तो ये हो गया, इसके अंदर लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रोफी होती है। दूसरा जो इसके अंदर हमें काज देखने को मिलता है वो होता है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से पेशेंट के अंदर पल्मोनरी एडिमा होता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन ये देखिए आप डायग्राम में, हम बार बार तो डायग्राम नहीं बनाएंगे क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करना हमने। जब ये देखें लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आ रहा, रिमेन लेफ्ट एट्रियम में रह रहा है, लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड बहुत ज़्यादा होगा तो लेफ्ट एट्रियम एक वक्त आएगा कि पल्मोनरी वेन्स को कहेगा कि भाई मेरे पास की बात ही नहीं, तू किधर मेरे में ब्लड ड्रेन करती जा रही है। वो आगे से ब्लड लेना ही बंद कर देगा, बहुत कम ब्लड लेगा। जब पल्मोनरी वेन से ब्लड नहीं लेगा तो पल्मोनरी वेन्स परेशान होगी, उसके अंदर ब्लड की कंजेशन होगी। जब पल्मोनरी वेन्स में ब्लड कंजेशन होगी तो वह ब्लड वापस लंग्स के पास जाएगा। जब लंग्स में ब्लड कंजेशन होगी तो लंग्स के अंदर एडिमा होगा, जिसे हम पल्मोनरी एडिमा कहते होते हैं। एक तो ये पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलता होता है, और क्या हमें काज मिलता है, सिम्टम्स, सॉरी ये हमने सिम्टम्स लिखने थे, काजेस तो हमने देख लिए, सॉरी ये हमने सिम्टम्स लिखना था इधर। अच्छा, और हमें क्या सिम्टम्स इसमें मिलता है, जो हमें तीसरा सिम्टम्स मिलता है ना वो होता है इसके अंदर पल्मोनरी आर्टरी की भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है। अब देखते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। जब लंग्स के अंदर
ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कंजेशन हो रही है, वो पल्मोनरी वेन्स में हाइपरटेंशन की वजह से कंजेशन हो रही है, तो लंग्स मज़ीद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पल्मोनरी आर्टरी से आ रहा है उससे नहीं लेगा। जब पल्मोनरी आर्टरी से नहीं लेगा तो पल्मोनरी आर्टरी में पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी। जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी तो पल्मोनरी आर्टरी फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड नहीं लेगी। जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड नहीं लेगी तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड का लेवल इंक्रीज़ होगा। ब्लड का लेवल इंक्रीज़ होगा तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज़ होंगे। जब नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज़ होंगे तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होंगे इसके अंदर। जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होंगे तो राइट वेंट्रिकल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगा, तो राइट वेंट्रिकल की भी हाइपरट्रॉफी होगी इस मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस के अंदर। फोर्थ जो सिम्टम्स होता है वो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होती है। फिफ्थ जो हमें मिलता है, ये देखें, जब ये राइट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी होगी तो राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम से ब्लड नहीं लेगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हुई पर ये आगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, वो मजीद पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से ब्लड आगे लंग्स में नहीं जा रहा, तो राइट वेंट्रिकल फिर राइट एट्रियम से ब्लड नहीं लेगा। जब राइट एट्रियम से ब्लड नहीं लेगा तो हमें पता है कि सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा है वो दोनों ड्रेन करती है राइट एट्रियम के अंदर, तो राइट एट्रियम इन दोनों से ब्लड नहीं लेगा तो सुपीरियर वेना केवा के अंदर एक एक्सटर्नल जुगुलर वेन्स और इंटरनल जुगुलर वेन्स ड्रेन करती होती है। ये दो वेन्स होती है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन्स और इंटरनल जुगुलर वेन्स होती है। ठीक हो गया, ये दोनों वेन्स होती है। एक इधर अभी स्पेस नहीं है, इधर भी मैं लिख देता जुगुलर वेन्स, ये इंटरनल जुगुलर वेन्स होती है। जब जुगुलर वेन्स जो ड्रेन करती है, जब सुपीरियर वेना केवा में प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो जुगुलर वेन से ब्लड नहीं लेगी, तो जुगुलर वेन्स में प्रेशर इंक्रीज़ होगा। जब जुगुलर वेन्स में प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो पेशेंट की जो है वो जुगुलर वेनस डिस्टेंडेड होगी, जुगुलर वेनस डिस्टेंडेड होगी। जुगुलर वेनस डिस्टेंड होगी। और जब इन्फीरियर वेना केवा से भी ब्लड राइट एट्रियम नहीं लेगा तो इन्फीरियर वेना केवा में जो है ब्लड रिटेन होगा। जब वो रिटेन होगा तो वो जो है लोअर पेरिफेरल एरिया में ब्लड जाएगा। जब लोअर पेरिफेरल एरिया में ब्लड जाएगा तो वो एडीमा करवाएगा, एब्डोमिनल एडीमा करवाएगा जिसे हम एसाइटस कहते हैं। उसके बाद इस पेशेंट में एब्डोमिनल एडीमा होगा जिसे हम एसाइटस कहते हैं। अब एक और काज हमने देखने को जो हमें मिलता है ना पेशेंट के अंदर, वो हमें मिलता है इस पेशेंट के अंदर जो मिलता है वो जब लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ब्लड रिमेन इसके अंदर रहेगा, इसकी हाइपरट्रॉफी होगी तो लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आर्ट्रियल फिब्रिलेशन होगी। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन होगी तो इसके अंदर एबनॉर्मल हार्ट बीट होगी, पेशेंट के अंदर अरिथमिया होगा पेशेंट को। 6 जो सिम्टम्स होता है वो अरिथमिया होता है। सिक्स जो सिम्टम्स होता है वो अरिथमिया होता है, वो अरिथमिया होता है। अरिथमिया मीन एबनॉर्मल हार्ट बीट, इसको मरमर भी कहते होते हैं। वो एबनॉर्मल हार्ट बीट मिलेगी। उसके बाद ये तो सारे थे सिम्टम्स जो हमें पेशेंट के अंदर मिलती हैं, साइंस और सिम्टम्स। जब मिट्रल वाल्व की स्टीनोसिस होगी, मिट्रल वाल्व की स्टीनोसिस होगी, जब ब्लड आगे नहीं जा रहा, बहुत कम ब्लड जा रहा है, तो जब लेफ़्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड को इजेक्ट करने की कोशिश करेगा, आगे तो स्टीनोसिस हुई पड़ी है तो आरबीसी आपस में टकराएंगे और आरबीसी की लाइसिस होगी। जब आरबीसी की लाइसिस होगी तो आरबीसी का लेवल कम होगा। जब बॉडी को कम मिलेगा तो पेशेंट में हमें अनीमिया भी देखने को मिलेगा। अनीमिया किसे कहते होते हैं? अनीमिया कहते होते हैं जब आपकी पेशेंट की बॉडी में एचबी के लेवल को कम हो जाने को अनीमिया कहते होते हैं। अनीमिया नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीज इन बॉडी इज कॉल्ड अनीमिया, ये अनीमिया की कंडीशन होती है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो 7 काज होता है ना, इसका 8 काज सिम्टम्स। जो 8 सिम्टम्स होता है वो पैरोक्सिमल, नोक्चुरल,
नुक्चर्नल डिस्निया होता है। पैरोक्सिमल कहते होते हैं एपिसोडिकली। एपिसोडिकली का मतलब होता है ऑन ऑफ। नॉक्चर्नल कहते होते हैं नाइट टाइम को। डिस्निया कहते होते हैं डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। ये देखें डायग्राम में, जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड बहुत ज़्यादा है तो ये पल्मोनरी वेन्स में जब हाइपरटेंशन होगी, तो जब लंग्स में एडिमा होगा, लंग्स में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से जब लंग्स में एडिमा होगा तो लंग्स में जो है वो गैसियस एक्सचेंज जो है वो बहुत कम होगी, गैसियस एक्सचेंज में डिफ़िकल्टी आएगी। तो जब रात को पेशेंट सोता है फ्लैट कंडीशन में, तो पल्मोनरी वेन्स में रीगर्जिटेशन, बैक फ्लो ब्लड का जो है वो बढ़ जाता होता है, जिसकी वजह से लंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है वो रिटेन होना, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता होता है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है। पेशेंट जो है वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है। जब बैठ जाता है, जब बैठेगा पेशेंट, तो पल्मोनरी वेन्स में ब्लड का वॉल्यूम जो है वो बहुत, ब्लड का वॉल्यूम जाना कम हो जाएगा और पेशेंट को जो है वो पेशेंट अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आना शुरू हो जाएगा। ऐसे पेशेंट को जब हम हॉस्पिटल में देखते हैं ना, तो ऐसे पेशेंट को आप देखते होंगे 45 के एंगल पे पीछे से तकिए वाली साइड से बेड जो है वो ऊपर उठाया होता है। वो इसीलिए उठाया होता है ताकि इनके लंग्स में ब्लड जो है वो बैक फ्लो कम जाए और इनको जो है नॉर्मली ब्रीथिंग आ सके। एक तो ये होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने डायग्नोस क्या करना होता है इसके अंदर। डायग्नोस करने में हम सबसे पहले पेशेंट से फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन क्या करेंगे, पेशेंट से हम पूछेंगे कि आपको कोई बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस तो नहीं था पहले, कोई आपको एंडोकार्डियम लेयर की कोई पहले इन्फ्लेमेशन रह चुकी हो, या फिर हम पेशेंट से पूछेंगे कि आप प्रीवियसली रूमेटिक हार्ट डिजीज़ से सफ़र तो नहीं कर चुके हैं। ये सारा हम फिज़िकल एग्जामिनेशन पेशेंट से लेंगे। उसके बाद जो पहला जो होता है वो फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है। दूसरा जो होता है वो हम चेक करते होते हैं इसकी हार्ट साउंड को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं, ऑस्कुल्टेशन। तो हम जब स्टेथोस्कोप के लिए ऑस्कुल्टेशन करेंगे तो हमें एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स मिलेंगी। ऑस्कुल्टेशन करने पर हमें हार्ट की एबनॉर्मल हार्ट साउंड मिलेगी, जिसे हम मरमर कहते होते हैं। पेशेंट में मरमर मिलेगी। उसके बाद जब हम लंग्स का साउंड सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें लंग्स पर क्रैकल साउंड मिलती है, क्रैकल साउंड। अब आप कहेंगे कि क्रैकल साउंड क्या होती है। देखिए, जब पल्मोनरी वेन्स में ब्लड ज़्यादा होने की वजह से लंग्स में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो रही है, तो लंग्स में जब फ्लूइड जो है एक्यूमुलेशन होएगा, लंग्स में जब फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, तो जब हम लंग्स के अंदर साउंड सुनेंगे तो वो क्रैकल साउंड होगी। क्रैकल साउंड ऐसी साउंड होती है, सो बात हम कर रहे थे क्रैकल साउंड के ऊपर। क्रैकल साउंड ऐसी साउंड्स को कहते हैं जैसे खुश्क पत्ते नहीं ज़मीन पे पड़े होते, तो उनके ऊपर चलने से जब वो टूटते हैं पत्ते, तो जो उनके ऊपर चलने से आवाज़ पैदा होती है, इस तरह की साउंड हमें मिलती है लंग्स के अंदर। तो इन साउंड को हम क्रैकल साउंड्स कहते होते हैं। और इसके बाद जब हम इकोकार्डियोग्राफी करवाते हैं, फोर्थ पे जो डेफिनेटिव टेस्ट होता है वो इकोकार्डियोग्राफी होता है। इकोकार्डियोग्राफी में हमें लेफ्ट एट्रियम की जो है वो हाइपरट्रोफी मिलती है, लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रोफी मिलती है इकोकार्डियोग्राफी में। उसके बाद आर्ट्रियल फिब्रिलेशन का पता चलता है। उसके बाद जब हम फिफ्थ जो टेस्ट करवाते होते हैं वो होता है ईसीजी और ईकेजी। इसको ईसीजी भी कहते हैं और ईकेजी भी कहते हैं। ईसीजी हम चेक करते होते हैं हार्ट की एक्टिविटी को चेक करने के लिए। जब हार्ट की एक्टिविटी को चेक करेंगे तो हमें एबनॉर्मल हार्ट बीट मिलेगी, उधर अरिदमिया मिलेगा, जिसके अंदर हमें हार्ट बीट उसकी तेज़ मिलेगी। उसके बाद कार्डियक आउटपुट जो होती है वो पेशेंट की डिक्रीज़ होती है।
जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ही कम आएगा तो एओर्टा को ब्लड कम मिलेगा, एओर्टा को ब्लड कम मिलेगा तो बॉडी को ब्लड कम मिलेगा और कार्डियक आउटपुट इसकी डिक्रीज होगी। अब हम देखते हैं कि हम इसका ट्रीटमेंट क्या करते होते हैं। इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो इसका सिर्फ और सिर्फ सर्जरी होता है। अगर तो सीवियर कंडीशन है तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इसका सर्जरी होता है, मगर हम सिम्टम्स को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बीटा ब्लॉकर देंगे, हम बीटा ब्लॉकर देते होते हैं हार्ट बीट को नॉर्मल करने के लिए, अरिथमिया को नॉर्मल करने के लिए। उसके बाद हम डायूरेटिक ड्रग देते हैं। डायूरेटिक ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो एक्सेस फ्लूइड की एक्यूमुलेशन को कम करती है बॉडी के अंदर। जैसा कि लंग्स के अंदर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, उसके बाद एब्डोमेन में एक्यूमुलेशन हो जाती है, फिर फुट में एक्यूमुलेशन हो जाती है, और ये एक्सेस फ्लूइड यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस ड्रग को डायूरेटिक ड्रग कहते हैं। डायूरेटिक ड्रग में हम जो देते होते हैं वो फ्यूरासिमाइड होता है, फ्यूरासिमाइड इंजेक्शन देते होते हैं। तो ये थे हम सिम्टम्स को कम करने के लिए डाइजॉक्सिन ड्रग देते होते हैं, वो भी अरिथमिया को नॉर्मल करने के लिए होती है। ये थे हम सिम्टम्स को कम करने के लिए ये ड्रग देते हैं, मगर इसका डेफिनेटिव जो ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ सर्जरी होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस। अब हम इसका शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं स्पीड के अंदर। जो हमने आज पढ़ा, मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमारे मिट्रल वाल्व की स्टेनोसिस हो जाती है। मिट्रल वाल्व जो है वो अपने नॉर्मल एरिया से कम एरिया में चले जाता है, उसका जो एरिया होता है वो कम हो जाता है। नॉर्मल इसका एरिया जो होता है वो 4 से 6 सेंटीमीटर होता है। जब मिट्रल वाल्व का एरिया कम होगा तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम आएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड एओर्टा में कम जाएगा, एओर्टा में कम जाएगा तो हमारी बॉडी को कम मिलेगा। जब बॉडी को कम मिलेगा तो फिर ऑक्सीजन कम मिलेगी बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो पेशेंट में फटीग, डिजीनेस, टायर्डनेस, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड रिटेन रहेगा तो लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी होगी। जब लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी होगी तो लेफ्ट एट्रियम जो है वो पल्मोनरी वेन से ब्लड नहीं लेगा। पल्मोनरी वेन्स के अंदर जो है वो ब्लड की कंजेशन हो जाएगी जो कि लंग्स एडिमा करवा देती होती है, जिसे हम पल्मोनरी एडिमा कहते होते हैं। उसके बाद जब पल्मोनरी एडिमा लंग्स फिर जो है वो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड नहीं लेंगे, जिसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी में हाइपरटेंशन हो जाती है। जब पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स ब्लड नहीं लेते तो राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी। जब राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी तो राइट वेंट्रिकल फिर राइट एट्रियम से ब्लड नहीं लेगा। जब राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम से ब्लड नहीं लेगा तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा में ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब सुपीरियर वेना केवा में ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पेशेंट की जुगुलर वेन्स जो है वो डिस्टेंडेड हो जाती है। उसके बाद जब इंफीरियर वेना केवा में ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो फिर पेशेंट में एसाइटस, पिटिड एडिमा देखने को मिलते होते हैं। ये सारी कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में आती होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हम इसका डायग्नोस क्या करते होते हैं। डायग्नोस में हम जो देखते होते हैं, हम इसके हार्ट की साउंड को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम 5th इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर स्टेथोस्कोप को रखते हैं और हमें जो साउंड मिलती है वो हमें एबनॉर्मल हार्ट साउंड मिलती है, जिसको हम कहते होते हैं कि मरमर हमें मिलती है। उसके बाद जब हम लंग्स को चेक करने के लिए लंग्स के ऊपर स्टेथोस्कोप को रखते हैं तो हमें क्रैकल साउंड मिलती है, जो कि एबनॉर्मल, जब फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होगी तो एबनॉर्मल साउंड मिलेगी हमें लंग्स के अंदर। उसके बाद हम ईसीजी करते होते हैं, ईसीजी से हमें हार्ट के एरिथमिया का पता चलता होता है। उसके बाद हम जो है उसके बाद इकोकार्डियोग्राफी करते होते हैं, जिससे हमें हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट की सिचुएशन, प्रॉपर फंक्शन का पता चल जाता होता है कि हार्ट के चैम्बर आया कि इसके अंदर किस चैम्बर की हाइपरट्रॉफी हुई पड़ी है। उसके बाद जो हम इसका ट्रीटमेंट करते होते हैं वो बीटा ब्लॉकर देते होते हैं अरिथमिया को कम करने के लिए। उसके बाद डायूरेटिक ड्रग देते होते हैं जिसके अंदर फ्यूरासिमाइड आ जाता है। फ्यूरासिमाइड जो है ये डायूरेटिक ड्रग का फार्मूला आता है। इसका जो ब्रांड नेम है आजकल पाकिस्तान में चल रहा है वो लासिक इंजेक्शन, आपने देखा होगा। जब भी आप CCU की वार्ड में जाएंगे तो उधर आपको बहुत ज़्यादा यूज़ मिलेगा लासिक का, क्योंकि हार्ट के जितने ज़्यादा पेशेंट आते होते हैं आप उनका देखेंगे किसी का फेस स्वेलो किया हुआ है, किसी का पेट के अंदर बहुत ज़्यादा पानी है, तो उसको एक्सक्रीट करवाने के लिए हम डायूरेटिक ड्रग का यूज़ करते होते हैं। ये ड्रग्स जो होती है ये सिम्टम्स को कम कर देती होती है, मगर हमारा डेफिनेटिव जो ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस।